जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 मैथ्स CBSE RTPS और एक्सरसाइज ले रहे हैं 9E। आज इसके हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है 9E ये डिस्कस करती हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट मतलब क्या। इंटरेस्ट मतलब ये होता है जैसे तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, अब तुम अपने घर पे इसे नहीं रख रहे हो, तुम इसे बैंक में रख देते हो। तो बैंक वाला क्या करता है, पहले तो आपके पैसे की वो हिफाजत करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, जब तुम 1 साल के बाद आओगे तो वो इस पैसे पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला के आपको देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने आपको 105 रुपीज़ रिटर्न किया तो ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ आ रहा है वो क्या है तुम्हारे लिए, इंटरेस्ट। मतलब उस बैंक वाले ने ये कहा कि भाई आपने हमारे पास पैसा रखा था, इसलिए सिर्फ 100 रुपीज़ नहीं बल्कि 5 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लो। तो ये इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। मतलब मेरा 100 रुपीज़ तो मुझे मिला प्लस मुझे 5 रुपये और मिले, ये होता है इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैंक वाला इतना बड़ा दिलदार कैसे हो गया कि हमारे पैसे की सुरक्षा भी किया और हमको 5 रुपये एक्स्ट्रा भी दिया। तो उसके पीछे स्टोरी अलग है। कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। उनके पास आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, जिसके काम करने के लिए उनको कैपिटल मतलब होता है पैसा, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो कितने भी बड़े बिजनेसमैन हों, उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तब वो क्या करते हैं, बैंक के पास आते हैं, बैंक से ये कहते हैं कि भाई मुझे पैसे दो। तो वहाँ पर बैंक वाला कुछ उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब ये जो इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा तो वो प्रोसेस क्या होगा, जैसे बैंक वाले ने ये बोलेगा, बैंक वाला कि भाई ठीक है मैं तुम्हें 100 रुपीज़ तो दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको 12 रुपीज़ मुझे देना पड़ेगा। तो ये पर्सन एग्री हो जाता है, कहता है ठीक है मैं 12 रुपीज़ आपको दूंगा। तो 1 साल के बाद जब ये पर्सन, ये बिजनेसमैन पैसा वापस करने जाएगा तो वो क्या करेगा, 100 रुपीज़ बैंक को देगा और प्लस 12 रुपीज़ भी देगा। मतलब 112 रुपीज़ इतना वो बैंक को देगा। बैंक ने आपको कितना दिया, 5 रुपीज़। तो बैंक को कितना फ़ायदा हुआ, 7 रुपीज़। बैंक ने क्या किया, सिर्फ इनका पैसा उनको दे दिया, इस वजह से उसको कितने का बेनिफिट हो गया, 7 रुपीज़। तो ये होता है इंटरेस्ट का खेल। अब इसमें एक बात और जुड़ी है, कभी कभी बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कुछ टर्म्स या कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो कहता है कि भाई मैं 1 साल नहीं, मैं 3 साल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो 3 ईयर के लिए जब वो लेगा तब वो फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ के ऊपर उसने इंटरेस्ट दिया 12 रुपीज़। उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर भी वो 100 रुपीज़ पर 12 रुपीज़ दे रहा है, फिर वो नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर में कितना दे रहा है, 12 रुपीज़। तो मतलब वो 12 रुपीज़ देता गया। ये था सिंपल इंटरेस्ट। इसे क्या कहते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट। कि भाई ठीक है तुम 3 साल के बाद देना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ये 3 साल के लिए आपने 100 रुपीज़ लिया है तो हर साल आपको 12 रुपीज़ देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाई 3 साल के बाद में वो इनका 100 रुपीज़ तो रिटर्न करेगा ही करेगा, प्लस 36 रुपीज़ और रिटर्न करेगा। मतलब 136 वो रिटर्न दे देगा उस बैंक को। ये सिंपल इंटरेस्ट का खेल है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि 100 रुपीज़ आपने हमसे लोन लिया था, 1 साल के बाद आपने 112 रिटर्न करना चाहिए था, आपने नहीं किया रिटर्न,
तो मैं अब इंटरेस्ट लगाऊंगा तो खाली 100 रुपीज़ के ऊपर नहीं, मैं इंटरेस्ट आपको चार्ज करूंगा पूरे 112 रुपीज़ पे, क्योंकि वो 12 रुपीज़ जो आपके पास है, जो मेरा था, उसके ऊपर भी आपको अब इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी आपके पास है। तो 112 रुपीज़ के ऊपर अब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब ये इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तब वो बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले ईयर में तो सारी बातें सेम गई, लेकिन सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट बदल गया, 112 हो गया। यहाँ पर तुम देखो, फर्स्ट ईयर में 100 था और सेकेंड ईयर में भी 100 था, यह था सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो तो वो अमाउंट 100 से बदल के अब 112 हो गया नेक्स्ट ईयर। तो पहले साल उसने 12 रुपीज़ दिया इंटरेस्ट 100 के ऊपर, लेकिन अब 100 पे नहीं, 112 पे कैलकुलेशन होगा और वो कुछ ज़्यादा अमाउंट उसको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ। 112 के ऊपर 12% के हिसाब से अगर वो इंटरेस्ट देने जा रहा है तो 112 इंटू 12 1344 मतलब 13 रुपीज़ 44 पैसा उसको देना पड़ा। तो ज़्यादा देना पड़ा ना। वहाँ देखो फर्स्ट ईयर में 12 था, सेकेंड ईयर में भी 12 था, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो बदला नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट पहले 100 रुपीज़ था, अगले साल कितना हो गया 112। क्यों? क्योंकि पहले ईयर का जो इंटरेस्ट था वो बैंक वाले ने कहा कि मेरा पैसा था, अब इसके ऊपर भी इंटरेस्ट दो। तो 100 रुपये पे नहीं, 112 रुपीज़ पे आप इंटरेस्ट दो, मतलब 12 नहीं 13.44 रुपीज़ दो। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा ये चैप्टर ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से काम कर रहा है। तो चलो हम इस क्वेश्चंस को चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹915। मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आंसर क्या आंसर है देखो, अमाउंट 915, अ सम ऑफ मनी। अ सम ऑफ मनी मतलब वो एक्चुअल अमाउंट क्या था उन्हें नहीं पता, तो उसको हमने P बोल दिया। इंटरेस्ट मिलते मिलते वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में वो इंटरेस्ट, ये भी ध्यान देना कि इंटरेस्ट कैसा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल जो है वो वही रहेगा तीनों साल। तो अब उनका ये कहना है कि अ सम ऑफ मनी, कुछ तो पैसा रहा होगा, जैसे P ले लो, वो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कैसे बढ़ गया उस अमाउंट का। तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹915 इन 3 ईयर्स। जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो हो गया 915 इन 3 ईयर्स एंड टू ₹945 इन 4 ईयर्स। कैलकुलेट द सम। तो वो कौन सा पैसा था, कितना पैसा था कि इंटरेस्ट उस पे मिला और इतने से वो इतना बन गया। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है। तो 915 अगर 945 बना है तो जरूर इस थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में उसको इंटरेस्ट मिला होगा, अदरवाइज ये पैसा आया कहाँ से। पैसा 915 से अगर 945 हो गया तो कैसे बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिला होगा। कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 945 माइनस 915 मतलब 30 रुपीज़। ये बात, अब इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुछ पैसा जमा किया होगा। वो कितना जमा किया होगा हमें नहीं मालूम, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर,
अब हर साल अगर 30 रुपीज़ मिलता गया तो तुम खुद सोचो कि पहले साल भी 30 रुपीज़ मिला होगा, यहाँ भी 30 रुपीज़ मिला होगा, यहाँ भी 30 रुपीज़ मिला होगा। तो 30 तब जाके मतलब 90 रुपीज़ मिल जाने के बाद वो अमाउंट अब कितना हो गया 915, और 30 रुपीज़ जब मिल गया तो अमाउंट कितना हो गया 945। मतलब इसके पहले वाले ईयर में वो कितना रहा होगा, इसमें से 30 आप माइनस कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा 915 में से तुम 30 माइनस कर तो ये 5 आ गया, 11 में से 3 गया 8 आ गया, ये 9 आ गया, ये 8 है। तो 0, 5, 8 and 3 11 and 1 985, तो ये 985 हो गया। इसके पहले कितना रहा होगा 885 में से भी 30 माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा 855, बराबर है 5, 8 में से 3 गया 5, 855। इसके पहले कितना प्रिंसिपल उसने जमा किया होगा, और ये 30 माइनस कर लोगे तो ये अमाउंट 825 आ गया। मतलब ये हुआ कि उस आदमी ने पहले वो लाया 1 जनवरी को आया होगा, 825 रुपीज़ उसने बैंक में जमा किया। एक साल के बाद 30 रुपीज़ बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया और वो कितना बन गया 855। फिर एक साल के बाद सेकेंड ईयर फिर उसको 30 रुपीज़ मिले, इतना बन गया। थर्ड ईयर फिर 30 रुपीज़ मिले, इतना बन गया। फोर्थ ईयर जब वो आया तो इतना बना। तो प्रिंसिपली उसका अमाउंट कितना था, स्टार्ट में उसने बैंक में कितना पैसा जमा किया था 825। वेरी क्लियर। तो इस हिसाब से हमसे ये पूछा गया था कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹915। तो जो अमाउंट था वो फिक्स था 825, उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा था उसको 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ उसको पहले साल मिला, अगले साल मिला, अगले साल मिला, इसे 3 साल में उसको 30 रुपीज़ मिलता गया। तो इस तरह से उसने 4 ईयर में उसका ये अमाउंट कितना बन गया 945। अब ये मुझे कैसे कैलकुलेशन मिला, क्योंकि 30 रुपीज़ ही मिल रहा है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमको ये फिगर दिया गया था, हमें ये अमाउंट दिया गया है कि भाई 915 है 945, 915 बन गया 945, मतलब 30 रुपया बैंक वाले ने ऐड किया। तो हर साल बैंक वाला 30 रुपीज़ ऐड करता गया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये 4 साल में इतना ऐड कर लिया, तो 4 साल में इतना ऐड किया, मतलब तुमने हर साल 30 रुपीज़ के हिसाब से 4 साल में 120 रुपीज़ ऐड किया था। तो ये तुम्हारे पास था 945 रुपीज़, उसमें से 120 माइनस कर दिया और ये आ गया 825। तो स्टार्ट में उसने कितना पैसा जमा किया था 825 रुपीज़। वो 30 रुपीज़ उसको 4 साल मिले, तब जाके उसका अमाउंट कितना बना 945। तो ओरिजिनली पहले साल वो कितना पैसा आके जमा किया होगा जनवरी में 825। दिसंबर महीने में जाके देख रहा है तो 30 रुपया जुड़ गया, फिर अगले दिसंबर में देख रहा है और 30 रुपया जुड़ गया, अगले दिसंबर में और जुड़ गया, अगले दिसंबर में और जुड़ गया। तो इस तरह से ये काम हुआ। 4 साल में उसको 120 रुपीज़ मिला, है ना। 4 × 30 करेंगे, इतना आएगा, माइनस कर लिया, ये 825 रुपीज़, ये था प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर रहा। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर रहा हूँ, उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे। इसमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है ना, 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर ना जो 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें क्या कह रहे हैं वो सुनो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट
फॉर द फॉलोइंग डेटा तो दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने बोल रहे हैं। मैं तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूलेज पहले सिखा दूं। इसमें एक होगा अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो पैसा आप पहले बैंक में जमा करते हो या उससे उधार लेते हो उसे कहा जाता है प्रिंसिपल। अब उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बैंक वाला हमें दे, जब हमने बैंक में जमा किया पैसा, ठीक है ना, उधार लेने पर तो हमें ही देना पड़ेगा। जब हमने बैंक में पैसा जमा किया तो वो हुआ प्रिंसिपल, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला तो ये बन गया अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो ये अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 द पावर N। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। अमाउंट एक बार मिल गया हमें तो फिर हम आगे का काम कर सकते हैं। हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि भाई इस अमाउंट में से जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हटा दोगे तो वही तो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझे कि अमाउंट तुमने कैलकुलेट किया कि भाई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के इतना अमाउंट हो रहा है। फिर तुमने देखा कि भाई मैंने 100 रुपया जमा किया था तो इंटरेस्ट कितना मिला? इतना मिला। तुमने 100 रुपया बैंक में जमा किया था, तुम्हें 112 रुपीज़ मिला। नेक्स्ट ईयर 112 पे कैलकुलेशन करके अभी हमने देखा था वो समथिंग 113 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो ये तुम्हारा 100 रुपीज़ कितना बन गया? 113.4। तो तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिला? पहले साल 12 रुपीज़ मिला था और नेक्स्ट ईयर 13.4 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट तुम्हें मिला था 25.4 रुपीज़। ये ऐसे खेल होता है। तो चलो क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर्मूला एकदम ध्यान रखो। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, खत्म बात, सिंपल। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखो। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है ना, पहले तो इस फॉर्मूले से तुम अमाउंट कैलकुलेट कर लो। अमाउंट मिल गया, अब अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दो, जो बचा वो क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो मैं यहाँ पर ना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। प्रिंसिपल का पहला वैल्यू मुझे दिया गया है वो 10,500 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि बैंक आपको बताती है कि भाई आपको एक साल में 100 रुपया अगर आप जमा करते हो तो 8 रुपीज़ हम और देंगे आपको। तो वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि हर 100 रुपये पर आपको 8 रुपया और मिलेगा। तो 8% कितने टाइम के लिए उस पर्सन ने जमा किया बैंक में? 2 साल के लिए। तो ये हो गया 10,500 108 अपॉन 100 द पावर 2। अब ये कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपका टाइम इसमें जाएगा, बट कैलकुलेशन इजी है। खाली मल्टीप्लिकेशन बचपन में बहुत किया होगा ना, छोटे स्टैंडर्ड में बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन किया होगा। तो जो अमाउंट जो आ रहा है मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मैं वो कैलकुलेशन का खाली फिगर रख देता हूँ यहाँ पे 1224.7। मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन करके रखा है सो दैट आपका टाइम बच जाए। लेकिन ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, जैसे आप इसके पहले बचपन में कैलकुलेशन करते थे ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तुम यहाँ लिखो अमाउंट विच इज़ 1224.2 माइनस ये था 10,500, क्योंकि उस बंदे ने पहले जो जमा किया था वो था 10,500 रुपीज़। आज बैंक उसको रिटर्न दे रहा है, कितना दे रहा है? इतना दे रहा है। तो एक्स्ट्रा जो भी दे रहा है वो उसका इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हमने किस फॉर्मूले से कैलकुलेशन किया है? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। तो अब इस अमाउंट को मैं यहाँ लिखता हूँ 1224.2 माइनस 10,500, ये आ गया 2, ये आ गया 7, ये आ गया 4, ये 12 में से 5 गया 7, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया।
तो ये अमाउंट हुआ 1747.2। दिस मच रुपीज ही हैज़ अर्नड एज अ 1747.2 रुपीज ही हैज़ अर्नड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 2 का मैंने ए पार्ट किया, अभी बी पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर बी हमसे क्या कह रहा है वो सुनो। 8000 प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, प्रिंसिपल अमाउंट है 8400, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 13, टाइम पीरियड दे रहे हैं 2.5 ईयर्स। यहाँ पे ज़रा सा तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि ये जो फिगर है 2.5 उससे कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 1 + r/100⁻n। जब तुम यहाँ पे रखोगे r13 और पावर 2.5, तो 2.5 कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम क्या करेंगे, हमें रूट से जाना पड़ेगा। तो रूट लगा के सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम इसके लिए सिंपल सा मेथड यूज़ करेंगे, वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो कहानी ये थी कि इस बंदे ने 8400 रुपीज़ जमा किया। कितने समय के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उसके बाद हाफ ईयर। तो जब उसने 8400 जमा किया फर्स्ट ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 13%। 13% के हिसाब से इसको कुछ इंटरेस्ट मिला। हम 2 साल का तो कैलकुलेशन बहुत आराम से अपने फॉर्मूले से कर लेंगे, हमने इसके पहले किया ही था। खाली इस हाफ ईयर के लिए हमें प्रॉब्लम है, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम 2 साल का देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मैं यहाँ लिखूँगा अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁻n। अब मैं जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो देखो, 8400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13/100, पावर जो n है मैं उसको 2.5 नहीं ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, ये 2.5 नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। आधे साल के लिए हम बाद में देखते हैं। ये हो गया 8400 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 + 13/100, द पावर इज 2। फिर से a इक्वल्स टू 8400 इंटू 113/100, द पावर इज 2। देखो जब ये 2 है तो तुम बहुत आराम से 8400 इंटू 113 इंटू 113/100/100 कर लोगे। अगर ये 2.5 रहता तो तुम क्या करते, प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए मैंने खाली 2 लिया। अच्छा, इससे कैलकुलेशन करने पे मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर अगला 6 महीने का हम अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हमारा मेथड है। पहले 2 साल का कैलकुलेशन निकाल लो कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर उसके बाद का इंटरेस्ट 6 महीने का हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये यहाँ पे जब तुम मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, सो दैट कि हमारा टाइम बच जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वैल्यू हमें आ रही है 10725.96, 107.96। ये तुम नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेना, जैसे ये 0 0 पहले ही काट देना, उसके बाद इस 100 को रहने दो, सबको मल्टीप्लाई करो, डेसिमल पुट करो, 107.2 1072.96 ये वैल्यू आ गई, ये अमाउंट आया। तो इस स्टोरी को समझो। बंदे ने पहले 8400 जमा किया, उसको फर्स्ट ईयर जो भी मिला प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, अगले साल के लिए फिर से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर उसको और इंटरेस्ट मिला और उसका अमाउंट हो गया 10725.96। अब अगले 6 महीने के लिए
यही बनेगा प्रिंसिपल। याद रखो, मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें बताया 100 रुपीज़ पर 12 रुपीज़ मिला इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर के लिए 100 पे कैलकुलेशन नहीं किया गया था, 112 पे किया गया था। फिर 113.4 रुपीज़ उसको मिला था। ठीक है ना, क्योंकि यही बात है जो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बनाती है। नहीं तो सब कुछ तो सिंपल इंटरेस्ट ही रहता। सिंपल इंटरेस्ट में तुमने देखा था भाई 100 रुपीज़ रखा था, 12 रुपीज़ मिला, फिर अगले साल 12 रुपीज़ मिला, फिर अगले साल 12 रुपीज़ मिला। वो तो सिंपल इंटरेस्ट था, जिसमें ये आपका इंटरेस्ट अलग ही रहता है, वो इसमें मिक्स नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि ये जो अमाउंट है 12 रुपीज़ इंटरेस्ट का, वो भी इसमें जोड़ दो और अगले साल इसके ऊपर भी इंटरेस्ट दो। उस 12 रुपीज़ के ऊपर भी इंटरेस्ट चाहिए हमें, तो वो बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, हमने 8400 को देखा, पहले ईयर में इंटरेस्ट मिला होगा, फिर वो इंटरेस्ट इसमें ऐड हो गया होगा और फिर अगले साल उसमें और इंटरेस्ट मिला। तो ऐसा हम अलग अलग कैलकुलेशन नहीं किए, हमारे फॉर्मूले की मदद से हमने 2 साल का एक साथ कैलकुलेशन निकाल लिया। हमारा फॉर्मूला बहुत अच्छा है, हमें 2 साल के लिए 3 साल के लिए हम आराम से एक बार में कैलकुलेशन कर लेते हैं। खाली प्रॉब्लम तब आती है जब पॉइंट्स में बात होती है, तो कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट में अगर दिया जाए, जैसे यहाँ पे 2 ईयर एंड हाफ के लिए बात कर रहे हैं, तो 2 साल के लिए तुम पहले निकाल लो कि भाई ये मेरा अमाउंट आया। अब अगले 6 महीने के लिए भी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर नेक्स्ट 6 मंथ बोलो और हाफ ईयर बोलो, बात एक ही है, क्योंकि सब कुछ हमें यहाँ ईयर में बोलना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, PRT/100। ये किसका फॉर्मूला है बोलो जरा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा उस बंदे को, प्रिंसिपल अमाउंट याद रखना 8400 नहीं लेना है, 2 साल में इंटरेस्ट जोड़ के ये प्रिंसिपल अमाउंट बन गया है 10725.96, ये बना है उसका प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% का, टाइम कितना है भाई, हाफ ईयर है, हाफ ईयर है तो 1/2 आ जाएगा और अपॉन 100 तो है ही यहाँ पे। अब जब तुम इसको कैलकुलेशन करोगे सिंपल इंटरेस्ट, तो ये फिगर तुम्हें मिलेगा, प्रॉपर कैलकुलेशन करना तो ये वैल्यू आ जाएगी 697 अप्रॉक्स वैल्यू है। जरा सा आगे पीछे क्या करना पड़ा है डेसिमल की वजह से, तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप नॉर्मल 10725 लेकर भी कैलकुलेशन कर लो, चलेगा। अब जब कैलकुलेशन कर लिए मिल गया 697 रुपीज़, ये उसको इंटरेस्ट मिला अगले 6 महीने का। अच्छा, अब सोचो पहले 2 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, जमा किया था कितना 8400, पैसा कितना बन गया, इतना बन गया। तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो इंटरेस्ट है उसका। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या यूज़ किया तुमने, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखें फॉर 2 ईयर तो कितना मिला था उसको, 10,725.96 माइनस 8,400। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख के कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। ये वैल्यू मुझे मिल जा रही है 2325। आप माइनस करके देख लो 2325, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। माइनस करके देखोगे 2325, ये भी तो इंटरेस्ट है। तो टोटल उसने कितना इंटरेस्ट कमाया, टोटल इंटरेस्ट 2325 प्लस 697 विच कम्स आउट टू बी 3022 रुपीज़। बुक में अगर 23 दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में 3023 दिया है, लास्ट डिजिट से फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने 96 को ओमिट करके कैलकुलेशन किया है। तो इस तरीके से 3022 रुपीज़ ये आया टोटल इंटरेस्ट।
ठीक है, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो 3022, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, ये 2.5 की वजह से हमने पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, उसी के ऊपर अगले 6 महीने का और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो सारा इंटरेस्ट उस बंदे को कितना मिला, ये अमाउंट मिला 3022, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, विच इज़ आवर सी वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो ये सी वाला क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारा वैल्यू 3022 रुपीज़। अब हम सी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 3000 रुपीज़ और उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो है 15% का। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर दैट इज टाइम ड्यूरेशन विच इज़ 3, उसी को हम n बोलते हैं। इसमें देखो कोई फ्रैक्शन नहीं है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं अमाउंट का फार्मूला P × 1 + R/100 द पावर n, A = P × 1 + R/100 द पावर n। ये A की वैल्यू हो गई 3115/100 द पावर 3। इसमें देखो कोई डेसिमल नहीं था, हम सीधे फार्मूले से काम करते जा रहे हैं। अमाउंट इक्वल्स टू 3000 इंटू 115 115 115 बाई 100 100 100। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन तुम्हें कई बार करना पड़ेगा और ये कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें वैल्यू मिलेगी 4562.625। इसको राउंड फिगर बना दो 62.63। तो ये वैल्यू आएगी, ये अमाउंट हो गया। मतलब उस बंदे ने जमा किया 3000, कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा किया था तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया गया। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से उसको वैल्यू इतनी मिली, तो उसमें से उसको इंटरेस्ट कितना मिला वो देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, जो भी अमाउंट मिला है उसमें से उसका अमाउंट माइनस कर दो। उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो उसका था, तो ये 4562 पूरा बैंक वाला अपना तो नहीं दे रहा है, हाँ कुछ बढ़ा के दे रहा है। क्या बढ़ा के दे रहा है वो पता चलेगा। 4562.63 माइनस 3000, 4562.63 माइनस 3000 आया 632651। तो ये वैल्यू हो गई 1562.63। ये वो वैल्यू है, वो इंटरेस्ट जो इस बंदे ने कमा लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट 1562.63 रुपीज़, ये इनकी अर्निंग रही जो इन्होंने 3000 रुपीज़ जमा किया था। तो ठीक है, अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब आज प्लान था ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन इसी में डिस्कशन काफ़ी लंबा हो गया है। तो आगे के क्वेश्चंस दैट इज़ 3rd, 4th एंड 5th हम अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तब तक खूब जम के पढ़ते रहो और कुछ डाउट हो, डिफ़िकल्टी हो, कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। और एक साथ आओ हम कहें भारत माता की जय।